मैं दोबारा जन्म ले चुका हूँ। मैं वापस उसी दिन आया हूँ जब अंशु की माँ ने 5 लाख युआन का बैंक कार्ड सीधा मेरे मुंह पर फेंका था। पिछली जिंदगी में मैंने उस कार्ड को पैरों तले कुचल दिया था और चिल्लाया था सच्चे प्यार की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ उनकी होंठों पर एक तंज भरी मुस्कान मिली और अंशु की आंखों में सिर्फ नफरत। उसके लायक बनने के लिए मैंने सब कुछ दाव पर लगा दिया था। पूरी यूनिवर्सिटी लाइफ में मैंने अपनी हद से ज्यादा मेहनत की सिर्फ स्कॉलरशिप्स के लिए। ग्रेजुएशन के बाद मैं उसकी कंपनी में काम करने गया। बिल्कुल नीचे के सबसे छोटे पोजीशन से शुरू करके मैं सबसे ज्यादा मेहनत करता था। जब दूसरे लोग नॉर्मल आवर्स में काम करते थे, मैं दिन रात बिना रुके काम करता था। फिर एक दिन आन फैमिली की कंपनी क्राइसिस में चली गई और वही मैं था जिसने अपनी मेहनत और बिजनेस दिमाग से एक ऐसी इन्वेस्टमेंट लाई जिसने कंपनी को बैंक करप्ट के किनारे से वापस खींच लिया। मुझे लगा अब मैं आन फैमिली का पिलर बन जाऊंगा। मुझे लगा अब मैं अंशु से लेजिट शादी कर पाऊंगा, लेकिन जो मेरा इंतजार कर रहा था वो था मेरा पूरा बॉडी कोलैप्स। इर्रेगुलर लाइफस्टाइल और ओवरवर्क ने मेरी हेल्थ को बिल्कुल तोड़ दिया और जब मैं आखिरी बार गिरा, डॉक्टर ने कहा तुम्हें टर्मिनल स्टेज कैंसर है, सिर्फ कुछ दिन बचे हैं। और उसी वक्त अंशु और ली मुझे देखने आए। अंशु की आंखों में अब भी कोई प्यार या सिंपैथी नहीं थी, सिर्फ रिलीफ था, जैसे उसने कोई बड़ा बोझ उतार दिया हो। और ली तो अपनी खुशी छुपा भी नहीं रहा था। उसने अंशु की कमर पकड़ी, मुझे ऊपर से देखा और बोला शन यू, थैंक्स फॉर सेविंग द कंपनी। अब सब स्टेबल है। मैं और याओशु नेक्स्ट मंथ एंगेजमेंट कर रहे हैं। अंशु उसके कंधे पर झुक गई और धीरे से बोली चन्यू, मुझसे नफरत मत करना, मेरी माँ सही थी, हम कभी एक दुनिया के नहीं थे। तब मुझे समझ आया मेरी पूरी जिंदगी, मेरी सारी मेहनत सिर्फ उनकी लव स्टोरी का एक टूल थी, एक ऐसा टूल जिसे यूज करने के बाद बिना रहम के फेंक दिया गया। इस बार मैं उनके प्यार का बेवकूफ गुलाम नहीं बनूंगा। मैंने तुरंत वो बैंक कार्ड उठाया और मुस्कुरा दिया। आंटी ठीक है, मैं दूर रहने का वादा करता हूँ। मिसेज लिन उसका नाम था। पहली बार शॉक हो गई। उसने 1000 सिचुएशंस इमेजिन की होंगी, लेकिन मेरी ये रिएक्शन कभी भी नहीं। मैंने उस कार्ड को देखा, मेरी आंखों में चमक आ गई। ये कोई नॉर्मल कार्ड नहीं था, ये मेरी नई जिंदगी का टिकट था, मेरे पास्ट की ताबूत पर आखिरी कील। कहीं वो अपना डिसीजन ना बदल दे, इस डर से मैंने तुरंत कार्ड उसके हाथ से छीन लिया और अपनी बात को बिलीवेबल बनाने के लिए मैंने खुद ही ऐड किया, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सिर्फ अंशु से दूर नहीं रहूंगा, मैं जॉब भी छोड़ दूंगा और इस शहर से गायब हो जाऊंगा, अपने सारे कॉन्टेक्ट्स बदल दूंगा, अंशु मुझे जिंदगी भर नहीं ढूंढ पाएगी। क्या इतना काफी है? मिसेस लिन बिल्कुल स्टंट रह गई। उसने मुंह खोला लेकिन एक भी शब्द नहीं निकल पाया। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई मॉन्स्टर हूँ और ऑनेस्टली मैं समझ सकता हूँ। बस एक दिन पहले ही अंशु को खुश करने के लिए मैं आधे घंटे से ज्यादा तेज बारिश में पब्लिक बाइसिकल चला कर गया था, सिर्फ एक फेमस केक लेने के लिए जिसका उसने कैजुअली बस जिक्र किया था। जब मैं उसके बिल्डिंग के नीचे पहुंचा, मैं पूरी तरह भीग चुका था, बिल्कुल एक डूबे हुए चूहे की तरह। अंशु ने बस कार की विंडो से थोड़ा सा सर बाहर निकाला, केक लिया और मुझे नफरत भरी नजरों से देखा। चन्यू, तुम इतने पैथेटिक कैसे हो सकते हो? उस वक्त ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ आदमी ली स्टीयरिंग पकड़े हुआ था और मुझे देखकर हल्की सी जीत वाली स्माइल दे रहा था। उसकी आंखों में मजाक और तरस था, जैसे कोई एक ऐसे कुत्ते को देख रहा हो जो अपने मालिक की खुशी के लिए पूरी जान लगा रहा हो। उस पल मेरे अंदर जो उभर कर आया वो गुस्सा नहीं था, बल्कि एक गहरी बेपनाह उदासी थी। मैं हल्का सा मुस्कुराया, अपनी पॉकेट से वॉलेट निकाला और उसमें से एक फोटो बाहर निकाली। वो फोटो थी मेरी और अंशु की साथ वाली, मेरी जिंदगी की सबसे सच्ची चीज कभी हुआ करती थी। लिन फैंग के सामने बिना एक सेकंड सोचे मैंने उस फोटो को 2 टुकड़े में फाड़ दिया और पास के डस्टबिन में फेंक दिया। फिर वॉलेट से वो सब कुछ निकाला जो अंशु से रिलेटेड था, जैसे उसका दिया हुआ सस्ता की चेन, और सब कुछ एक साथ कचरे में डाल दिया। फिर मैं सीधा उसकी तरफ देखा और कहा, देखिए मेरी सिंसियरिटी प्रूव करने के लिए मुझे अब इन चीजों की जरूरत नहीं है, अब आप आराम से रह सकती हैं। कैफे से निकलते ही मैंने सबसे पहला काम किया बैंक जाना। जब एटीएम स्क्रीन पर बैलेंस देखा 5,01,354 युआन, तो मैंने एक गहरी सांस ली। उसमें से ये 1,354 युआन मेरी पूरी पिछली जिंदगी की मेहनत की कमाई थी। थोड़ा फनी और उतना ही ट्रेजिक। बिना सोचे समझे मैंने 10,000 युआन कैश निकाला, पॉकेट में डाला और सीधा उस जगह गया जहाँ मैं सबसे ज्यादा वाकिफ था, कंपनी बिल्डिंग के नीचे। मैं अंदर नहीं गया, बस सामने वाली बेंच पर बैठ गया और चुपचाप उस बिल्डिंग को देखने लगा। पिछली जिंदगी में यहाँ ये जगह मेरी बैटलफील्ड थी, मेरा रिफ्यूज। यहाँ मैंने अपना खून पसीना बहाया था, बेशुमार दिन और रातें गुजारी थी और कभी मैं यहाँ सपनों और जज्बे से भरा रहता था। मुझे लगता था मैंने अपना फ्यूचर अपने हाथ में ले लिया है, लेकिन आज पीछे मुड़कर देखता हूँ तो समझ आता है मैं सिर्फ एक रिप्लेसेबल पार्ट था जो कभी भी बदला जा सकता था। एक मेहनती एम्प्लॉई, एक बेवकूफ जो दिन रात दूसरों के फायदे के लिए काम करता रहा कि तभी फोन वाइब्रेट हुआ। अंशु का मैसेज था। उसने मेरा नाम लेते हुए कहा, क्या मेरी माँ तुमसे मिलने आई थी? उसकी बात मत सुनना, वो ऐसी ही है, मेरा वेट करो। फिर एक और मैसेज, आज
रात मैं तुमसे मिलने आऊंगी, हमें सीरियसली बात करनी है। और तुरंत तीसरा मैसेज, मैंने तुम्हारा फेवरेट बाव और फ्राइड स्नैक लिया है, गरम है, अभी बने हुए हैं, तो आज रात ले आऊंगी। मैं सब स्क्रीन पर वो पढ़ रहा था और अंदर एक गहरा घिन महसूस हुआ। वो पुराना गेम फिर से, पहले तोड़ना फिर प्यार दिखाना, थोड़ी सी फेक सॉफ्टनेस से तुम्हें ये महसूस करवाने की तुम इम्पोर्टेंट हो ताकि तुम खुद ही अपनी जिंदगी उसके लिए बेच दो। पिछली जिंदगी में मैं पूरी तरह से उसके कंट्रोल में था, बस थोड़ा सा प्यार मिल जाता तो मैं इतना खुश हो जाता कि कुछ भी बोल नहीं पाता और फिर और ज्यादा पागलपन से काम करता, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि उसकी चॉइस बिल्कुल भी गलत नहीं थी। उसने एक मेहनती और ईमानदार आदमी से मदद मांगी है और उसे पसंद करती है। अब मुझे सिर्फ उल्टी जैसी फीलिंग आ रही थी। मैंने उसका प्रोफाइल खोला और बिना एक सेकंड सोचे डिलीट कॉन्टेक्ट पर क्लिक कर दिया। सब कुछ खत्म। उसके बाद मैं उठा, एक नियर बाय फोन शॉप गया, अपना नंबर चेंज किया और फिर टैक्सी लेकर अपने छोटे से रेंटेड रूम की तरफ निकल गया। रूम छोटा था लेकिन मैंने उसे हमेशा साफ और ऑर्गेनाइज्ड रखा था। दीवार पर अब भी मेरी और आंशु की फोटो लगी हुई थी। शेल्फ पर वो बुक्स थी जो उसने मुझे गिफ्ट की थी। मैं बिल्कुल इमोशनलेस था। मैंने एक एक करके उससे जुड़ी हुई हर एक चीज को ढूंढनी शुरू की और सबको एक बड़े गार्बेज बैग में डाल दिया। फोटोज को फाड़ दिया, लव लेटर्स को जला दिया और उसके दिए हुए सस्ते गिफ्ट्स भी बिना सोचे कचरे में फेंक दिए। जब मैंने आखिरी फोटो फ्रेम उठाया जिसमें उसकी मुस्कान थी और उसे भी मैंने बिना किसी रहम के गार्बेज बैग में फेंक दिया, तो मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरा पूरा जिस्म हल्का हो गया हो, जैसे 10 साल का बोझ आज फाइनली उतर गया हो। मैं कंप्यूटर के पास गया और रिजिग्नेशन लेटर टाइप किया। कोई ड्रामा नहीं, बस सब कुछ सीधी लाइंस। रिस्पेक्टेड मैनेजमेंट, मैं चेन्यू अपनी मर्जी से रिजाइन करता हूँ, कृपया इसे तुरंत प्रभाव से एक्सेप्ट कीजिए। मुझे किसी सैलरी सेटलमेंट की जरूरत नहीं है, मुझे पैसे नहीं चाहिए थे, मुझे सिर्फ वहाँ से निकलना था, उन लोगों से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ना था। मेल, एचआर और अपने सीनियर्स को भेजने के बाद मैं लैपटॉप बंद कर दिया। सुबह से एक ही पैक की हुई एक छोटी सी सूटकेस उठाई जिसमें बस कुछ कपड़े और मेरे डॉक्यूमेंट्स थे। रूम की बाकी चीजें अब मेरे लिए बेकार थी। सच कहूँ तो ये सब मेरी पुरानी बेवकूफी जिंदगी का एक सिंपल सा फ्यूनरल था। मैं सूटकेस लेकर निकल गया बिना पीछे देखे, उस छोटी सोच वाली यादों को वही छोड़कर। जैसे ही मैं सीढ़ियां उतर रहा था मैंने एक जाना पहचाना चेहरा देखा। वो आंशु थी। उसके हाथ में बाव और स्नैक्स का बैग था और वो नीचे खड़ी बेचैनी से इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने मुझे सूटकेस के साथ देखा वो एक पल के लिए शॉक हो गई और फिर जल्दी से मेरी तरफ बढ़ी। चन्यू, तुम कहाँ जा रहे हो? उसकी आवाज में हल्का सा गुस्सा था। मैं नहीं रुका, मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं, सीधा उसके पास से निकल गया। उसने हाथ बढ़ाया मुझे रोकने के लिए लेकिन मैंने आसानी से उसे डॉज कर दिया। फिर मैं रुका, मुड़कर उसकी आंखों में सीधा देखा। रिबर्थ के बाद ये पहली बार था जब मैं उसे सीधा देख रहा था। वो अब भी खूबसूरत थी, हमेशा की तरह परफेक्ट मेकअप के साथ, लेकिन अब उस खूबसूरत चेहरे के पीछे मुझे सिर्फ सेल्फिशनेस, झूठ और अंधेरा नजर आ रहा था। वो कहती है तुम्हें क्या हो गया है, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। जब मैंने इग्नोर किया तो वो इरिटेट हो गई। क्या तुम मेरी माँ की वजह से गुस्सा हो? मैंने कहा ना उसकी बात मत सुनो, मैं उससे फिर बात करूंगी। फिर उसकी नजर मेरे सूटकेस पर गई। और ये क्या है? तुम कहाँ जा रहे हो? घर छोड़ रहे हो? और फिर उसने तंज आवाज के साथ कहा, तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत चाइल्डिश बिहेव कर रहे हो? उसकी आवाज अभी भी ऊपर से देखने वाली सुपीरियर थी, जैसे मेरी हर फीलिंग उसके अराउंड ही घूमनी चाहिए। मैं उसे देख रहा था और अचानक मुस्कुरा दिया। आशु, तुम क्यूरियस नहीं हो कि तुम्हारी माँ ने मुझसे क्या कहा? मैंने अपने पॉकेट से वो बैंक कार्ड निकाला और उसके सामने हिलाया। तुम्हारी माँ ने मुझे 5 लाख युआन दिए सिर्फ तुमसे दूर रहने के लिए। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। वो जल्दी से बोली, चन्यू उस बात को सीरियसली मत लो। मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी। मैं ले चुका हूँ, सीरियसली मैंने पैसा एक्सेप्ट कर लिया और उन्हें प्रॉमिस किया है कि मैं तुमसे हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा। आंशु का चेहरा लाल हो गया, आधा गुस्सा आधी शर्म। शायद उसने कभी ये सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी कामली ये सब कह दूंगा। उसके दिमाग में तो मैं अभी तक वो ही आदमी था जो शर्मिंदा होता, टूट जाता। तुमने वो पैसे कैसे ले लिए चन्यू? क्या हमारी फीलिंग्स की कीमत सिर्फ 5 लाख युआन थी? उसने दर्द भरी आवाज में पूछा। मैं उसे ऐसे देख रहा था जैसे दुनिया का सबसे बड़ा ड्रामा चल रहा हो। और फिर मैंने धीरे से कहा, आशु, क्या कभी हमारे बीच सच में फीलिंग्स थी या फिर तुम्हारे लिए फीलिंग्स का मतलब था मेरा तुम पर आधा भरोसा, मेरा तुम्हारे लिए सब कुछ करना, मेरा तुम्हारी फैमिली के लिए गुलाम की तरह काम करना और फिर तुम्हारा किसी और आदमी के साथ लग्जरी कार में हंसना। मेरी आवाज बिल्कुल शांत थी लेकिन हर लफ्ज एक ठंडी चाकू की तरह उसके दिल में घुस रहा था। तुम्हारे लिए लव का मतलब ये था एक तरफ आई लव यू कहना और दूसरी तरफ प्लान बनाना कि जब मैं थक कर गिर जाऊं तो कैसे लीगली सब कुछ अपने नाम कर लूं। उसका चेहरा लाल से सफेद हो गया। तुम बकवास कर रहे हो, लेकिन उसकी आंखों में पैनिक क्लियरली दिख रहा था। वो मेरी तरफ सीधा देख भी नहीं पा रही थी। मैं हल्की सी हंसी हंसा। अब एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, तुम कैसी इंसान हो तुम्हें पता है और अब मुझे भी सब क्लियरली दिख रहा है। मैं थोड़ा रुक कर बोला, और हाँ, वो 5 लाख युआन, मुझे लगता है तुम्हारी माँ ने हमारी फीलिंग्स नहीं खरीदी बल्कि
बल्कि मेरी सालों की स्लेव वॉर का पेमेंट दिया है। थोड़ा कम है लेकिन चलो कुछ तो मिला। वैसे भी मेरी जिंदगी की वैल्यू तुम लोगों की नजरों में कब थी? ये कहकर मैंने उसकी तरफ दोबारा देखा भी नहीं, सूटकेस उठाया और सीधा मुड़कर चल दिया। पीछे से उसकी आवाजें आई, रुको, सब क्लियरली एक्सप्लेन करो, तुम्हें कुछ पता चल गया है ना? मैं नहीं रोका, बस सीधा कहा, मुझे सब पता है, तुम्हारे प्लान्स, कंपनी की कमजोरियां, उसका फ्यूचर। मुझे पता है कि कैसे तुम लोग ऊपर से गिरकर टूट जाओगे और मैं सबसे ऊपर खड़ा होके ये सब ठंडी नजरों से देखूंगा। मैंने टैक्सी रोकी और सीधा एयरपोर्ट की तरफ निकल गया। वो शहर जहां मैंने इतने साल गुजारे धीरे धीरे पीछे रह गया। मैंने अपना नया फोन निकाला और एक टिकट बुक की, सीसान पाना। कोई खास रीजन नहीं था, बस कोई ऐसी खास जगह जाना था जहाँ गर्मी हो और मैं फाइनली रिलैक्स कर सकूं। आज से मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगा। आंशु और उसकी हर जुड़ी हुई चीज अब मेरे लिए सिर्फ एक पास्ट थी। फोन वाइब्रेट हुआ, अननोन नंबर से मैसेज आया। चेन्यू, तुम एग्जैक्टली हो कहाँ? क्लियरली बताओ और फिर जाओ, तुम गलत समझ रहे हो। ली और मैं सिर्फ नॉर्मल फ्रेंड्स हैं। मैंने मैसेज देखा और मेरे होंठों पर एक ठंडी सरकास्टिक स्माइल आ गई। नॉर्मल फ्रेंड्स जो मिलकर मुझे यूज करने की प्लानिंग करते हैं। नॉर्मल फ्रेंड्स जो बस ये इंतजार कर रहे हैं कि मैं मर जाऊं और सब कुछ उनका हो जाए। मैंने सीधा नंबर ब्लॉक किया और फोन बंद कर दिया। विंडो के बाहर शाम ढल रही थी। आसमान गहरी नारंगी और लाल रंग में रंग चुका था। एक नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी। सीसान पाना की हवा गर्म और नमी से भरी हुई थी, जिसमें मिट्टी और जड़ी बूटियों की हल्की सी खुशबू मिली हुई थी। मैंने एक छोटा सा हॉस्टल रूम लिया जो ट्रॉपिकल पेड़ों के बीच छुपा हुआ था। बस विंडो खोलते ही हर तरफ हरा भरा नेचर दिख रहा था। पहले दिन तो मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सोया, सुबह से रात तक, रात से अगली सुबह तक, जैसे मैं अपनी पिछली जिंदगी की सारी अधूरी नींद वापस ले रहा हूँ। जब मैं उठा तो लगा जैसे मेरा पूरा जिस्म दोबारा जिंदा हो गया हो। जो थकान हड्डियों तक घुस चुकी थी वो बिना निशान के गायब हो चुकी थी। मैंने अपना पुराना फोन ऑन किया जो काफी टाइम से बंद पड़ा था। जैसे ही वो स्टार्ट हुआ, मैसेजेस और मिस कॉल्स का एक तूफान आ गया। ज्यादातर आंशु और उसके फ्रेंड्स की थी। चेन्यू, तुम कहाँ हो? अभी कॉल करो। अगर मर्द हो तो सामने आकर बात करो, ऐसे गायब होने से क्या मिलेगा? जियाओ यू तुम्हारे लिए पागल हो रही है, वापस आ जाओ। बच्चों जैसे बिहेव करना बंद करो। मैं हर मैसेज को बिना कोई एक्सप्रेशन के पढ़ रहा था। बीच में HR के मैसेजेस भी थे। चेन्यू, हमने तुम्हारी रिजिग्नेशन रिसीव कर ली है, लेकिन प्रोसीजर फॉलो करना होगा। ऐसे बिना नोटिस के जाना जॉब अबैंडनमेंट माना जाता है। कंपनी तुम्हें लीगली होल्ड कर सकती है। डायरेक्टर का ऑर्डर है, तुरंत वापस आ जाओ। एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट तुम्हारे बिना रुक गया है। अगर तुम नहीं आए तो ये तुम्हारा प्रोफेशनल रिकॉर्ड को अफेक्ट करेगा। पहले थ्रेट्स और फिर फेक कंसर्न, वही पुरानी ट्रिक्स। मैं थोड़ा हंसा और सब मैसेज डिलीट कर दिए। फिर मैंने एक नया सिम निकाला और एक पुरानी स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में लॉग इन किया। उसमें अभी भी कुछ पैसे पड़े थे जो मैंने यूनिवर्सिटी के पार्ट टाइम काम से सेव किए थे। मैं कंप्यूटर स्क्रीन को घूरता हूँ। मेरी पिछली जिंदगी की यादें फ्लैश की तरह दिमाग में चलने लगी। फिर मैंने धीरे से मुस्कुराया। रिबर्थ का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है? इन्फॉर्मेशन। मुझे सब पता था। कौन सी स्टॉक्स ऊपर जाएंगी, कौन सा सेक्टर बूम करेगा, कौन सी इंडस्ट्री नेक्स्ट ट्रेंड बनेगी। इस बार मैं किसी और के लिए काम नहीं करूंगा, बल्कि इस बार मैं खुद अपने लिए कहानी लिखूंगा और काम करूंगा। मैंने 5 लाख युआन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। 2 लाख युआन बिना एक सेकंड सोचे मैंने इन्वेस्ट कर दिए एक ऐसी टेक स्टॉक में जिसे उस वक्त कोई जानता भी नहीं था। लेकिन मुझे पता था सिर्फ 6 महीनों के बाद एक बड़ा टेक्निकल ब्रेक थ्रू आएगा और उसका प्राइस 10 गुना से भी ज्यादा एक्सप्लोड करेगा। बाकी के 3 लाख युआन मैंने क्वाइटली अलग अलग चैनल्स के थ्रू बिटकॉइन में कन्वर्ट कर दी। सब कुछ कंप्लीट करके मैंने लैपटॉप बंद किया और आराम से स्ट्रेच लिया। अब सिर्फ इंतजार करना था उस बीज के उगने का और फिर उसके फल देने का। और तब तक मैं वो जिंदगी जीने वाला था जो कभी जी ही नहीं पाया। अगले 1 महीने तक मैं बस जीता रहा। सीसान पाना के छोटे छोटे गांव एक्सप्लोर किए, हाथियों की सवारी की, लोकल रिचुअल्स देखे और लोगों के साथ बैठकर राइस वाइन पी, हाथों से खाना खाया, ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन्स घूमे और नेचर के अजीब और गरीब खूबसूरत फॉर्म्स को एडमायर किया। मैंने एक मोटरसाइकिल रेंट की और बिना किसी डेस्टिनेशन के पहाड़ों के टेढ़े मेढ़े रास्तों पर निकल पड़ा। हवा का जोर मेरे कानों में सीटी बजाता हुआ गुजर रहा था और उसके साथ मेरी सारी टेंशन, सारी थकान उड़ जा रही थी। अब मैं वो चेन्यू नहीं था जो प्लान्स और डेडलाइंस के नीचे दबा हुआ था, ना ही वो जो अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए खुद को गिरा देता। अब मैं बस मैं था, एक आजाद इंसान जो सिर्फ अपने लिए जी रहा था। इस दौरान कभी कभी मैं अपना पुराना फोन ऑन करता सिर्फ देखने के लिए कि पीछे क्या हो रहा है। आंशु के मैसेजेस पहले गुस्से और कंसर्न से भरे हुए थे, फिर धीरे धीरे वो बदल गए, रिग्रेट, रिक्वेस्ट और फिर बेगिंग। चेन्यू, मैंने गलती की, क्या तुम वापस आ सकते हो? हम फिर से शुरू करते हैं। मेरा और ली का वैसी कुछ
कुछ नहीं था, प्लीज मुझ पर भरोसा करो। उस दिन वो ही इंसिस्ट कर रहा था मुझे घर छोड़ने के लिए, और फिर इन दिनों जब तुम नहीं हो मुझे समझ आ रहा है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। स्क्रीन पर वो मैसेजेस चमक रहे थे और मेरे होठों पर बस एक हल्की सी ठंडी मुस्कान थी। अब याद आया, जब सब कुछ खत्म हो गया तब फीलिंग्स याद आ रही है। मजीद वो ये भी कहती है कि जल्दी वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अगर ये सब मेरी पिछली जिंदगी में होता तो शायद मैं ये मैसेज देखते ही पिघल जाता और तुरंत पहली फ्लाइट पकड़कर वापस आ जाता, उसके सामने घुटनों पर गिरकर माफी मांगता। लेकिन अब मुझे ये सिर्फ रिडिकुलस लग रहा है। वो मुझे मिस नहीं कर रही थी, वो उस आदमी को मिस कर रही थी जो हमेशा उसकी बात मानता था, जो उसकी फैमिली के लिए गुलाम की तरह काम करता था, जो उसके प्रॉब्लम सॉल्व करता था। एक इंसान नहीं, एक टूल। मैंने रिप्लाई नहीं किया, बस उसका ये वन साइडेड ड्रामा इंटरेस्ट के साथ देखता रहा। 1 महीने बाद मैं उड़ा और चेंडू पहुंच गया। वहां जाकर मैं बिल्कुल एक आलसी केयर फ्री इंसान बन गया। रोज बस खाना, हॉट पॉट, ग्रिल्ड मीट खाना, जो चीजें मैं पहले सिर्फ फूड शोज में देखता था अब मैं सब ट्राई कर रहा था। हर गली हर कोने को एक्सप्लोर किया। हैंडल स्ट्रीट पर घूमा, पीपल्स पार्क की, टी हाउसेज में बैठकर चाय एंजॉय की। वो स्लो लाइफ, वो सिंपल, वो दुनिया का रियल मजा मुझे पूरी तरह अपने अंदर खींच रहा था। फिर एक और महीना बीत गया और फिर वो कॉल आई जिसका मुझे इंतजार था। वो स्वे का कॉल था। एन ग्रुप में मेरा इकलौता दोस्त, शांत नेचर का एक टेक्निकल बंदा, जो मेरी पिछली जिंदगी में भी सबके दूर हो जाने के बाद सिर्फ वही था जो मुझसे बात करता था। भाई यू, तुम अभी कहाँ हो? उसकी आवाज थोड़ी हेसिडेंट थी। मैंने आराम से जवाब दिया, ट्रेवल कर रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? क्या तुम सच में कंपनी छोड़ चुके हो? हाँ, रिजाइन कर दिया। फोन के दूसरी साइड कुछ पल के लिए साइलेंस छा गया। फिर उसने धीरे से कहा, भाई यू, लगता है कंपनी में कुछ बड़ा होने वाला है। मैंने हल्की सी आईब्रो रेस की जैसे सरप्राइज हूँ। क्या होने वाला है? सब तो स्टेबल था ना? वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया। स्टेबल? कुछ भी स्टेबल नहीं है। जिनसन प्रोजेक्ट जो तुम हैंडल कर रहे थे, डायरेक्टर एन ने उसे ली को दे दिया। स्वे की आवाज अब गुस्से से भर रही थी। वो आदमी बिल्कुल यूजलेस है, सिर्फ ऑर्डर्स देता है, खुद कुछ नहीं जानता। तुमने जो प्लान इतनी मेहनत से बनाया था उसने उसे बर्बाद कर दिया। ऊपर से कह रहा था तुम्हारा प्लान कंजर्वेटिव है, इंटरनेट थिंकिंग अप्लाई करनी चाहिए, और रिजल्ट्स फर्स्ट फेज डेमो टोटल फेलियर। पार्टनर्स नाराज, कंपनी की प्रोफेशनलिज्म पर सवाल, और अब कॉर्पोरेशन तोड़ने की भी बात चल रही है। अब पूरी कंपनी में केओस है। डायरेक्टर एन इतना स्ट्रेस्ड है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। मैं चुपचाप चाय का कप उठाता हूं और धीरे से उसकी स्टीम पर भूंक मारता हूं। मेरे होंठों पर एक हल्की सी मुश्किल से दिखती हुई मुस्कान आती है। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे मैंने प्रिडिक्ट किया था। जिनसन प्रोजेक्ट एन ग्रुप का फ्यूचर था, वो मास्टरपीस जो मैंने अपनी पिछली जिंदगी में पूरी जान लगाकर बनाया था। उसका कोर टेक्नोलॉजी, उसका रियल एग्जीक्यूशन प्लान सिर्फ मुझे ही फुली समझ आता था, और जानने से पहले मैंने जानबूझकर कुछ हिडन बैकडोर्स छोड़ दिए थे, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो सरफेस पर छोटे लगते थे लेकिन असल में वो ही क्रिटिकल टेक्नोलॉजी नोट्स थे, और ली जैसे मीडियोकर आदमी के लिए उन्हें समझना नामुमकिन था। ली क्रेडिट लेने के चक्कर में और खुद को मुझसे बेटर प्रूव करने के जुनून में डेफिनेटली कोई बड़ा चेंज करेगा, और फिर उसकी कीमत बहुत महंगी पड़ेगी। फोन पर स्वे की आवाज टेंस हो गई। भाई यू, आंसू और बाकी सब लोग तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं। आज तो वो ऑफिस भी आई थी, मुझसे पूछ रही थी तुम कहाँ हो। फिर उसने धीरे से कहा, भाई यू, क्या तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए? मैं थोड़ा सा हंसा, ठंडी हंसी। वापस किस लिए? उस यूजलेस आदमी के मेस क्लीन करने के लिए? स्वे ने फिर समझाने की कोशिश की, पर कंपनी, तुम उससे डीपली कनेक्टेड थे, और आंसू, मैं उसकी बात को सीधा काट देता हूँ। आंसू और मैं खत्म हो चुके हैं, और एन फैमिली की कंपनी चाहे बचे या डूब जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। तुम लोग कब अलग हुए? मैंने सीधा जवाब दिया, जिस दिन मैं गया था। फिर मैंने लास्ट लाइन बोली, अगर वो लोग तुमसे पूछे तो कह देना तुम्हें कुछ नहीं पता, और ऐसी कॉल्स के लिए मुझे दोबारा कॉन्टेक्ट मत करना। और मैंने कॉल कट कर दिया। वे एक अच्छा इंसान था, लेकिन मैं उसे इन सब में नहीं घसीटना चाहता था। ये बदला सिर्फ मेरा था। मैं बैम्बू चेयर पर पीछे टिक गया और ऊपर की ग्रे स्काई को देखने लगा। अजीब बात ये थी, मेरा मूड पहले से ज्यादा हल्का था। अंशु, ली, इस ड्रामे का सेकंड एक्ट अभी बस शुरू हुआ था। अगले कुछ दिनों में मैंने अपने आप को पूरी तरह पास्ट से डिस्कनेक्ट कर दिया। चेंगडू के आसपास घूमता रहा, नेचर को फील करता रहा, और धीरे धीरे मेरी सोच बदलती गई। पिछली जिंदगी का गुस्सा जो कि एक भारी पत्थर की तरह था और मेरे सीने पर पड़ा था, अब धीरे धीरे टूट रहा था, धूल बनकर हवा में उड़ रहा था। अब मैं सिर्फ बदले के लिए नहीं जी रहा था, मैं जी रहा था इस नई जिंदगी को एंजॉय करने के लिए। बदला बस एक एक्स्ट्रा डेजर्ट था। इस ऑलरेडी अमेजिंग
अमेजिंग जर्नी के साथ 2 महीने बाद मेरी इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट सामने आया। 2 लाख युआन सीधा 1 मिलियन बन गए। मैंने बिना हेसिटेशन सब बेच दिया। फिर अपनी मेमोरीज के बेसिस पर एक और फार्मेटिकल स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया जो जल्दी ही एक्सप्लोड होने वाला था। बिटकॉइन भी धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। सब कुछ एग्जैक्टली प्लान के मुताबिक हो रहा था। अब पैसे की कोई कमी नहीं थी और जब मुझे लगा कि पास्ट के लोग और प्रॉब्लम्स अब काफी पीछे रह गए हैं, तभी मेरी शांति टूट गई। उस दिन मैं चिनगाई लेक के पास एक छोटे से गांव में था। एक टाइबेटान रेस्टोरेंट ढूंढने गया था। अभी मैं प्रॉपरली बैठा भी नहीं था कि दरवाजे पर एक फिगर नजर आया। जाना पहचाना फिर भी अजनबी। वो और कोई नहीं बल्कि आशु थी। वो पहले से काफी पतली हो चुकी थी, थकी हुई, ऑलमोस्ट टूट चुकी। उसका वो परफेक्ट मेकअप गायब था। उसकी जगह एक चेहरा था जो सिर्फ थकान और परेशानी जैसा दिख रहा था। मैंने उसे देखा और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आया, इसने मुझे यहाँ तक कैसे ढूंढ लिया। मैंने एक पल के लिए सोचा, फिर खुद ही समझ गया। आन फैमिली के लिए रिसोर्सेज के साथ किसी को ढूंढना सिर्फ टाइम की बात होती है। शायद कहीं न कहीं मैं भी देखना चाहता था अब वो किस हालत में है। उसने भी मुझे देख लिया। उसकी आंखें तुरंत चमक उठी और वो जल्दी से मेरी तरफ दौड़ी। चेन्यू, उसकी आवाज टूट रही थी जैसे बस रो पड़ने वाली हो। मैं नहीं उठा, बस चुपचाप उसे देखता रहा। फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। वो मेरे सामने रुक गई। उसकी आंखों से आंसू मोतियों की तरह गिर रहे थे। तुम्हें पता है तुम्हें ढूंढना कितना मुश्किल था। उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। मैंने आराम से हटा लिया। मेरी ठंडक उसे हिला गई। चन्यू, तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो? फिर वो जल्दी जल्दी बोलने लगी, मैंने गलती की, सच में मैंने गलती की। मुझे ली के इतने क्लोज नहीं होना चाहिए था। मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? मैं उसका आंसू से भरा हुआ चेहरा देख रहा था, लेकिन मेरे अंदर एक भी लहर नहीं उठी। मैंने सीधा पूछा, आप मुझे ढूंढने क्यों आई हैं, मिस एन? मिस एन सुनते ही जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। तुमने मुझे क्या कहा? मैं मिस एन नहीं हूँ, मैं आशु हूँ, तुम्हारी। मैंने बीच में ही कहा, आशु आपको मुझसे क्या काम है? मेरी आवाज बिल्कुल सीधी, दूर और अजनबी थी। उस पल उसे समझ आ गया मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं बस बदल चुका हूँ। उसके आंसू धीरे धीरे रुक गए और उनकी जगह एक गहरा डर आ गया। चन्यू, कंपनी में प्रॉब्लम हो गई है। जिनशिन प्रोजेक्ट फेल हो गया। पार्टनर्स अपना इन्वेस्टमेंट वापस लेना चाहते हैं और ह्यूज कंपनसेशन डिमांड कर रहे हैं। मैं बस एक ही हल्का सा करता हूँ। चॉपस्टिक्स उठाए, एक पीस मीट लिया और आराम से खाने लगा। टेस्ट अच्छा है, काफी टेंडर। मेरी रिएक्शंस उसकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल बाहर थी। वो सोच रही थी मैं शॉक हो जाऊंगा या टेंशन में आ जाऊंगा जैसे पहले होता था। कंपनी के प्रॉब्लम्स को अपना समझकर तुरंत सोल्व करने लग जाता था, लेकिन अब मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं बिल्कुल शांत था, जैसे कोई दूसरे की कहानी सुन रहा हूँ। वो फाइनली टूट गई। क्या तुम सुन भी रहे हो? कंपनी डूबने वाली है, हमारी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। मैंने उसकी तरफ देखा, बिल्कुल सीधा। तो मुझे क्या फर्क पड़ता है अगर तुम्हारी कंपनी डूब जाती है? वो हिल गई। क्या मतलब फर्क नहीं पड़ता? तुम भी तो कंपनी का हिस्सा हो। जिनसिन प्रोजेक्ट तुमने ही बनाया। सिर्फ तुम ही उसे बचा सकते हो। सिर्फ तुम ही कंपनी को बचा सकते हो। मैंने चॉपस्टिक्स टेबल पर रखे और नैपकिन से हाथ साफ किया। फिर उसकी आंखों में देखकर कहा, आशु क्या तुम्हें कुछ याद नहीं? पहली बात, मैंने रिजाइन कर दिया है। दूसरी बात, मैं अब एन ग्रुप का एम्प्लॉय नहीं हूँ। फिर मैंने थोड़ा सा रुक कर कहा और धीरे से, और तीसरी बात, तुम्हारी माँ ने मुझे 5 लाख युआन दिए थे सिर्फ इसलिए कि मैं तुमसे दूर चला जाऊं। मैं सिर्फ अपना वादा निभा रहा हूँ। मेरे इतना कहते ही आशु का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। शायद उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं इतनी शांति से ये सब बोल दूंगा। वो मेरी माँ ने कहा था, मैंने नहीं। उसने जल्दी से डिफेंड किया। मैं तुम्हें वो पैसे वापस कर सकती हूँ, डबल या 10 गुना तक। बस तुम वापस आ जाओ और कंपनी को बचा लो। मैं जोर से हंस पड़ा। आशु, तुम्हें लगता है कि अब मुझे पैसे की परवाह है? मैंने उसकी तरफ देखा। इस बार मेरी नजर में सिर्फ तरस था। इतनी देर बाद भी तुम समझी नहीं। मैं पैसे के लिए नहीं गया था, मैं इसलिए गया था क्योंकि अब मैं और बेवकूफ नहीं रहना चाहता था। वो कुछ भी बोलने वाली थी, मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। तुम्हें पता है इस वक्त तुम्हारा सबसे रिडिकुलस बात क्या है? तुम यहाँ आई हो, क्लियरली डेस्परेट हो, फिर भी तुम्हारा एटीट्यूड ऐसे है जैसे सब कुछ तुम्हारा हक हो। मैं थोड़ा झुक कर उसकी आंखों में देखता हूँ। किस बात का भरोसा है तुम्हें कि मैं जरूर तुम्हारी हेल्प करूंगा? उन फेक फीलिंग्स की वजह से या फिर अपनी खूबसूरती पर? मेरे लफ्ज सीधा उसके दिल में घुस गए। वो जम सी गई। शायद जिंदगी में पहली बार किसी ने उसे इस तरह तोड़ कर रख दिया था। हमेशा से वो प्रिंसेस थी जिसे सब पैम्पर करते थे। आज वो खड़ी थी बिल्कुल बेअसर। उसके होंठों में हल्की सी कपकपाहट थी, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। मुझे लगा वो शर्म से भाग जाएगी, लेकिन नहीं। रियलिटी का प्रेशर इंसान की ईगो को तोड़ देता है। उसने गहरी सांस ली, मेरे पास आई और हल्का सा झुक गई। उसकी आवाज पहली बार इतनी नीचे थी। चन्यू, मैं तुमसे विनती करती हूँ, बस तुम मेरी मदद कर दो। उसके बाद तुम जो कहोगे
कहोगे तो मैं वो करूंगी। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों में डेस्परेशन और अंदर का कॉन्फ्लिक्ट साफ दिख रहा था। मैं कुर्सी पर पीछे टेक गया और मेरे होंठों पर एक राज भरी मुस्कान आ गई। कुछ भी वो जम गई। उसने मेरी बात का मतलब समझ लिया था। एक पल के लिए उसके चेहरे पर शर्म और अंदर की लड़ाई उभर आई। उसने अपना लोअर लिप दबाया और धीरे से सिर हिला दिया। मैंने हल्की सी सेटिस्फाइड स्माइल दी। कभी ऐसा वक्त था जब उसका हाथ पकड़ने से पहले भी मैं 100 बार सोचता था कहीं उसे बुरा न लग जाए, और आज वो खुद अपने आप को डील का हिस्सा बना रही थी। मैंने धीरे से कहा, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, थोड़ी सिंसियरिटी दिखानी पड़ती है। मैंने अपनी उंगलियां उठाई और हल्की सी अपने होठों पर रख दी, एक सीधा बेइज्जत करने वाला इशारा। आंशु का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने शौक के साथ मेरी तरफ देखा। शायद उसने कभी ये सोचा भी नहीं था कि वो चेन्यू जो उसके सामने कभी आवाज तक नहीं उठाता था, आज उसे इतनी बेशर्म डिमांड करेगा। आसपास के लोग भी अब देखने लगते हैं। उसका क्यूरियोसिटी भरा नजर जैसे चुभने वाला तीर बन चुका था। आंसू का जिस्म हल्का सा कांप रहा था। मैं बस उसे देख रहा था चुपचाप। मुझे पता था उसके अंदर अभी भी एक जंग चल रही है। एक तरफ उसकी फैमिली की सर्वाइवल, उसकी फ्यूचर लग्जरी लाइफ, और दूसरी तरफ उसका बचा हुआ थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट। मैंने उसे पुश नहीं किया, बस इंतजार किया, क्योंकि इस गेम में अब कंट्रोल सिर्फ मेरे पास था। मैंने बस उसे काम नजरों से देखा, और फिर जैसे ही उसने फाइनली कोई फैसला कर लिया हो, वो धीरे से आंखें बंद करती है और कांपते हुए मेरी तरफ झुकती है। उसके होंठ ठंडे थे और उस पर मैं सिर्फ डेस्परेशन का टेस्ट था। मैंने कुछ भी नहीं किया, ना आंखें बंद की, ना रिएक्ट किया, बस उसका चेहरा देखता रहा। उसकी पलक कांप रही थी। उसका पर्दा जैसे चेहरा पूरी तरह टूट चुका था। और फिर जब वो वापस हटने वाली थी, मैंने अचानक उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे जोर से खींचकर एक डीप किस किया। वो पूरा जिस्म फ्रीज हो गया। उसने रेजिस्ट करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे और टाइटली पकड़ लिया। मेरा हर मूव ना जेंटल था, न ही रोमांटिक, सिर्फ एक चीज थी, रिवेंज का प्लेजर। बहुत देर बाद मैंने उसे छोड़ दिया। वो लड़खड़ाती हुई 2 कदम पीछे गई। उसकी आवाज कांप रही थी। बस हो गया। मैं कामली अपना मुंह नैपकिन से वाइप करता हूँ। मैंने कहा था ना, अगर करना है तो प्रॉपरली करो। फिर मैं उसकी तरफ देखता हूँ। चलो होटल चलते हैं, देखते हैं तुम्हारी सिंसियरिटी कितनी दूर तक जा सकती है। आंशु हिल चुकी थी। वो गिरने वाली थी, जैसे उसमें कोई स्ट्रेंथ ही नहीं बची हो। उसने मुझे देखा जैसे किसी इंसान को नहीं, बल्कि एक डीमन को देख रही हो। चेन्यू, तुम ऐसे क्यों हो गए हो? मैं थोड़ा झुक कर हंस देता हूँ। कैसे? क्या तुमने सोचा था मैं अब भी वो बंदा हूँ जो तुम्हारे लिए सब कुछ करता था? ये कोई निगोशिएशन नहीं है आशु। अब तुम मांग रही हो, मैं डिसाइड कर रहा हूँ। वो चुप हो गई, फिर धीरे से सिर हिला दिया। ठीक है। मैं हंस पड़ा, एक ठंडी इमोशनलेस स्माइल। मैं उसे बाहर ले गया। बाहर हवा तेज थी। उसका कपड़ा हवा में हिल रहा था और वो मेरे पीछे चल रही थी, जैसे कोई जिंदा इंसान नहीं, एक पपेट हो। मैं उसे किसी लग्जरी होटल में नहीं ले गया, नहीं, मैंने उसे एक टूटा फूटा चीप सा होटल रूम में ले गया। रूम छोटा था, फर्नीचर पुराना, लाइट भी डल। आंशु अंदर आते ही अपना नाक सिकुड़ लेती है। उसके चेहरे पर डिस्गस्ट क्लियरली दिख रहा था। मैं चेयर पर रिलैक्स हो गया और उसकी तरफ देखा। मिस आन, तुम्हें आदत है ना 5 स्टार रूम्स की? ये जगह तुम्हारे लेवल की नहीं है ना? फिर मैं धीरे से बोलता हूँ, लेकिन तुम्हें समझना होगा, ये मेरे हिसाब से तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू है। वो वर्ड्स उसके दिल में सीधा घुस गए। वो चुप होकर विंडो की तरफ चली गई और बाहर अंधेरे को देखने लगी, जैसे खुद से ही दूर हो गई हो। मैंने उसे इग्नोर किया, फोन निकाला और स्टॉक्स चेक करने लगा। फार्मेटिकल स्टॉक्स बिल्कुल प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग अपर सर्किट के बाद ओवर सर्किट, मतलब कि 1 मिलियन से सीधा 3 मिलियन। स्क्रीन देखते ही एक स्ट्रेंज सेटिस्फेक्शन आई। ये फीलिंग रिवेंज से भी ज्यादा सेटिस्फाइंग थी। शाम ढल चुकी थी, रूम अंधेरा हो गया था। आंशु अभी भी विंडो के पास खड़ी थी, मोशनलेस। मैं उसे बुलाता हूँ, वो हिलती है, स्लोली मेरी तरफ आती है। मैं उठता हूँ और स्टेप बाय स्टेप उसे कॉर्नर में ले जाता हूँ। वो पीछे हटती है जब तक उसकी कमर कोल्ड वॉल से टच ना हो जाती। मैं उसका चिन पकड़ लेता हूँ और उसका फेस ऊपर उठाता हूँ। देखो मुझे आंशु, देखो मुझे आंशु। तुम्हें पता है, मैंने इस दिन को 1000 बार इमेजिन किया था। मैंने उसे धीरे से देखा। मैंने कभी सोचा था तुम्हें अपना बनाऊंगा, तुम्हें रुलाकर अपने पास रखूंगा, तुमसे माफी मंगवाऊंगा। लेकिन अब उस चेहरे को देखकर सिर्फ एक चीज ही महसूस हो रही थी, खालीपन। मैंने उसका हाथ छोड़ दिया और एक कदम पीछे हो गया। दोनों के बीच का फासला अचानक बड़ा हो गया। वो मुझे देखती रही, कंफ्यूज्ड, स्टन्ड और लॉस्ट। मैंने अपनी वॉलेट निकाली, अंदर जो भी कैश था, शायद कुछ 1000 युआन। मैंने एक एक करके नोट्स निकाले और उसके चेहरे पर फेंक दिए। ले ये पैसा और निकल जा। तुम चाहती थी मैं वापस आऊं, सोचा था थोड़ा सेक्रीफाइस करके तुम मुझे कंट्रोल कर लोगी। मैं थोड़ा रुकता हूँ, फिर कोल्ड टोन में बोलता हूँ, तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट किया और खुद को ओवर एस्टिमेट।
आज मैं यहाँ तुम्हें हर्ट करने नहीं आया था, मैं बस तुम्हें ये दिखाना चाहता था कि तुम्हारा सेक्रीफाइस मेरे लिए कुछ भी नहीं है। उसका चेहरा पहले शॉक, फिर शेम, फिर कंप्लीट ब्रेकडाउन। वो घुटनों पर गिर गई, हाथ से अपना चेहरा छुपा लिया और जोर जोर से रोने लगी। मैं उसे देखता रहा, बिल्कुल इमोशनलेस। ये सब उसकी अपनी चॉइसेस का रिजल्ट था। मैं बिना पलट कर दरवाजा खोला और बिना एक नजर डाले बाहर निकल गया। होटल के बाहर आते ही उसकी आवाज पीछे से आई, चेन्यू तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों? मैं रुक गया लेकिन पलटा नहीं, बस इतना कहा, तुमने जो रास्ता चुना था वो तुम्हारा था, अब उस पर रिग्रेट मत करना। और फिर मैं रात के अंधेरे में चल पड़ा। उसका रोना धीरे धीरे पीछे छूट गया और फिर खामोशी में गुम हो गया। और लास्ट में बस सीरीज खत्म करने से पहले अपनी भाई की एक लाइन सुन लो। समटाइम्स सबसे बड़ा रिवेंज ये नहीं होता कि तुम किसी को रिग्रेट करवा दो, बल्कि ये होता है कि तुम उस स्टेज तक पहुंच जाओ जहां तुम्हें लगता ही नहीं कि तुमने कुछ लूज किया है। तब तुम अपनी लाइफ को पूरे फुलिस्ट तक जी पाओगे। तो या आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, टाटा, बाय बाय, सयोनारा, शुभकामनाएं, खुदा हाफिज एंड बाय।